हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर लेक्चर नंबर 6 ऑफ आवर चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। आज जो है हम बात करने वाला हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। और हाँ, ये जो है हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। काफ़ी बड़ा चैप्टर था ऑलरेडी, एंड बाकी के सारे लेक्चर जो है हमने ऑलरेडी कवर कर लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर आपको लिंक दिया गया होगा जहाँ पर सारे प्लेलिस्ट दिए हुए हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी जो है उसका लिंक दिया हुआ है। सो ये बहुत ही छोटा सा अभी लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 6, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो गिने चुने क्वेश्चंस ही हैं जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक तो किडनी हो जाएगा, दूसरा आपका स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं हम देख लेते हैं टॉपिक्स। वी विल डिस्कस एक्सक्रीशन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स, देन वी विल मूव ऑन टू ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन जो है इट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ से उसके डायग्राम बहुत बार पूछे जा चुके हैं बोर्ड एग्जाम्स में। मैकेनिज्म ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन हम बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि यूरिन फॉर्मेशन कैसा होता है, वो तो पूरा डिटेल में आपको क्लास 11th में देखने को मिलेगा। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू सम ऑफ द क्वेश्चंस। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सक्रीशन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। उससे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली एक्सक्रीशन। सो द रिमूवल ऑफ harmful waste materials, the removal of harmful metabolic waste materials out of the body is known as excretion। ठीक है, सो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सक्रीशन करवाने के लिए। हमने देखा था कि बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हमारे बॉडी में चलते रहते हैं, जिसके दौरान कुछ ऐसी चीज़ें बनती हैं जो कि हमारे बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गई तो फिर हमारे बॉडी के लिए वो हार्मफुल है, हानिकारक है, और उन सब चीज़ों को जो है बॉडी से बाहर निकालना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दैट प्रोसेस, द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल्स आउट ऑफ द बॉडी इज एक्चुअली नोन एज एक्सक्रीशन। ओके, अब हम देखते हैं कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या क्या प्रेजेंट हो सकते हैं किसी किसी ऑर्गेनिज्म में, यानी जो मेटाबॉलिक वेस्ट है। सो मेटाबॉलिक वेस्ट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है, कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, और उसी के ऊपर से हम जो है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को डिनोट भी करते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या होगा डिपेंडिंग अपॉन देयर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट। सो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 3 तरीके के मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जो है वो पाए जाते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स। सबसे पहला जो है वो है अमोनिया। ठीक है, आपने सुना होगा अमोनिया के बारे में केमिस्ट्री में। सो अमोनिया इज वन ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट। दूसरा जो है वो होता है यूरिया। यूरिया भी आपने सुना होगा, फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है। और तीसरा जो है वो होता है यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये 3 जो है मोटा मोटी वो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है और ये कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अमोनिया जो है ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है। इट इज़ द हाईली टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, और क्योंकि ये इतना ज़्यादा टॉक्सिक होता है तो इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए हाई अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर। ठीक है, इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए हाई अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स एक्सक्रीजन। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी सब्सटेंस ऐसा है जो कि बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है तो उसको हमें उतना ही ज़्यादा डाइल्यूट करना पड़ेगा टू थ्रो इट आउट ऑफ द बॉडी। अदरवाइज क्या होगा, वो पूरा जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसको बर्न करते हुए, इरिटेट करते हुए जाएगा। तो अमोनिया जो है वो सबसे ज़्यादा हाईली टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, और उसको बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमको पानी चाहिए ताकि उसको डाइल्यूट करके बॉडी से बाहर निकाला जा सके। सो ऑब्वियसली ये कैसे ऑर्गेनिज्म में पाए जाते होंगे, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, जिनके पास पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं है, वो घिरे हुए हैं पानी से आसपास, तो उनमें ये पाया जाता है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक फिशेस। ठीक है, तो जो फिशेस होते हैं उनमें अमोनिया जो है वो सिक्रीट होता है। सेकेंड टाइप ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो यूरिया होता है। इट इज लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। ये अमोनिया के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेस टॉक्सिक होता है। ठीक है, मगर इसको निकालने के लिए भी वाटर तो चाहिए ही। और यूरिया जो है वो सिक्रीट होता है इन ह्यूमंस एंड मैमल्स। ठीक है, हम जो है मैमल्स में ही आते हैं, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं मैमल्स में। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो यूरिया सिक्रेट करते हैं। एक्चुअली हमारे बॉडी के अंदर भी अमोनिया बनता है, लेकिन फिर हमारा जो लीवर है उस अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है इनटू यूरिया, ताकि वाटर का नेसेसिटी इतना ज़्यादा ना हो। मगर फिर भी जो है यूरिया रिलीज होता है हमारे बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है, तो ये जो वर्ड आता है हमारा यूरिन, वो यूरिन का वर्ड यूरिया में से ही आ रहा है। यूरिन जो है वो कॉम्बिनेशन है यूरिया का प्लस वाटर का। और तीसरा जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसको यूरिक एसिड कहा जाता है, इट इज़ द लीस्ट टॉक्सिक। ठीक है, ये सबसे कम टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, और इसको रिमूव करने के लिए बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली वेरी लेस अमाउंट
ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स एक्सक्रीशन। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इट इज सिक्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ, या इट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट्स, ठीक है, स्मॉल टाइनी पैलेट्स। तो ये जो है पैलेट्स के फॉर्म में एक्सक्रीट होते हैं। और इसका एग्जाम्पल अगर लिखा जाए तो बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स का आपने देखा होगा जो वो प्रसाद देते हैं, तो वो जो चीज़ें होती हैं वो पैलेट्स के फॉर्म में होती है, और वो पैलेट्स कुछ नहीं होता, दे आर एक्चुअली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट विच आर इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। तो ये 3 तरीके के मेनली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, और उनके बेसिस पर अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो भी ये ऑर्गेनिजम्स है जो अमोनिया सिक्रेट करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिजम्स अमोनिया सिक्रेट करते हैं उनको अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। जो यूरिया सिक्रेट करते हैं उन्हें यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। तो ह्यूमंस जो हैं वो किस में आएंगे, वो यूरियोटेलिक में आएंगे। और जो यूरिक एसिड सिक्रेट करते हैं उनको यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, ठीक है। सो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन इन लोअर ऑर्गेनिज्म, ऑल्सो इन ह्यूमंस, ठीक है। आगे अगर हम बढ़े तो हम देखते हैं कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। उससे पहले आप ये डायग्राम को देख लीजिए कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम मैच हो रहा है हमारे 2 पोज से, ठीक है। एक तो बहुत ही फेमस यहाँ पे हमारा बाहुबली पोज है, यस, ये बाहुबली पोज है हमारा, और दूसरा हमारा यहाँ पर टाइटैनिक पोज है, ठीक है। अब जो अंग्रेज लोग होंगे उन्हें टाइटैनिक मूवी याद आएगी, और जो अपने देसी लोग होंगे उनको बाहुबली का ये पोज याद रहेगा। सो ये दोनों पोज में इनफैक्ट आप देख सकते हो ये तीनों डायग्राम में एक चीज़ें कॉमन है, इनका ये वाला पोज, ठीक है, शाहरुख खान वाला पोज। अब शाहरुख खान यहाँ पे नहीं है, एक ऐसे करके खड़े हैं और उनके आगे दूसरा, ठीक है, उनकी संगिनी या उनके संगिने, वो दोनों इस प्रकार से खड़े हैं, दोनों अपने हाथ को इस तरीके से फैलाकर। और सिमिलरली जो हमारा रीनल आर्टरी और रीनल वेन होता है उनका भी कुछ जो पोज होता है वो इसी प्रकार होता है, ठीक है। तो ये बस याद रखने के लिए है, यहाँ से आप देखकर जो है अब आप कभी भूल नहीं सकते कि रीनल आर्टरी और रीनल वेन किस तरीके से प्लेस्ड होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हम बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। इसका डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या प्रेजेंट होता है, ऑब्वियसली अभी हमने देखा हमारे 2 हीरो हीरोइन, उसको हमको सबसे पहले बनाना पड़ेगा। सो हमारा हीरो हीरोइन को हम पहले बना लेते हैं। ये है हमारा हीरो, ठीक है, जो है रीनल वेन, इस प्रकार से उसने अपने हाथ फैलाकर रखे हुए हैं, शाहरुख खान वाला पोज मार रहा है भाई साहब, ये उसके पैर हैं दोनों। फिर क्या प्रेजेंट होता है, हमारी हीरोइन, ठीक है, हमारी हीरोइन पीछे खड़ी होगी। अच्छा, तो ये हीरोइन है ना जो आगे खड़ी है, बराबर बराबर, तो ये हमारा हीरो है पीछे वाला, ठीक है, वो इनके पीछे खड़ा हुआ है इस प्रकार से, वेरी गुड। और यहाँ से भी फिर इसके दोनों पैर हैं, नाइस, और यहाँ से भी इसका फिर हाथ निकला हुआ है। और ये दोनों इनके हाथ जो है हीरो हीरोइन के, वो कहाँ जा रहे हैं, वो जा रहे हैं किडनी के अंदर भाई साहब। ये हमारा किडनी है यहाँ पर, दिस इज द लेफ्ट किडनी एंड दिस थिंग इज अवर राइट किडनी, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको याद हो गई होंगी अभी तक। बहुत ही इंटरेस्टिंग डायग्राम है ना इनका, टाइटैनिक वाला पोज बनाना है बस। किडनी में से जो है 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नीचे की तरफ आता है। क्या आता है, किडनी में से 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक फ्रॉम द राइट किडनी एंड 1 सिमिलरली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कमिंग आउट फ्रॉम द लेफ्ट किडनी। तो राइट और लेफ्ट किडनी में से 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नीचे आए, और नीचे की तरफ फिर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि इस यूरिन को टेम्पररीली स्टोर करके रखने की कोशिश करेगा, और बाद में जो है इट विल बी रिमूव्ड आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर को भी हम कुछ कहते हैं। अब सबका हम नामकरण कर लेते हैं फटाफट। ये क्या है हमारा, ये है हमारा रीनल वेन। जो ब्लू वाली हीरोइन है हमारी वो है रीनल वेन, और जो लाल वाला हीरो है हमारा वो है रीनल आर्टरी, ठीक है। आर्टरी और वेन क्या होता है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है, लास्ट लेक्चर में। ये जो है हमारा, ये लेफ्ट किडनी है, हाँ ये वही किडनी है जो तुम आईफोन ले सकते हो इसको बेचकर, मगर करना मत। और ये राइट किडनी है हमारी। दोनों किडनी में से यूरेटर्स जो है वो रिमूव होते हैं, ये हमारे यूरेटर्स है। यहाँ पर भी ये राइट वाला यूरेटर है, ये लेफ्ट वाला यूरेटर है, और दोनों जाकर मिलते हैं इनटू अ बैग लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, वेरी गुड। ये छोटा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि यूरिन को टेम्पररीली स्टोर करता है कुछ टाइम के लिए। जब ये एक बार फुल हो जाएगा तो फिर द यूरिन विल बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू अनदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज यूरेथ्रा, URETHRA, ठीक है। अब ये यूरेथ्रा में और ये यूरेटर में कंफ्यूज मत होना। यूरेटर जो है इट कनेक्ट्स किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर, और यूरेथ्रा जो है वो कनेक्ट्स करता है ब्लैडर को टू आउटसाइड ऑफ द
बॉडी, ठीक है। सो इतनी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए whenever we are going to draw the diagram of human excretory system, ठीक है। ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। अब थोड़ा हम इसके बारे में लिख लेते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम HES कंसिस्ट्स ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, ठीक है, पेयर होता है ना हमारे पास, दो होते हैं, अ पेयर ऑफ किडनीज, देन व्हाट इज प्रेजेंट, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स जो कि किडनी से बाहर आ रहे हैं, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर, a urinary bladder and urethra, ठीक है। तो ये सारे जो है हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। अब एक एक करके सबको हम लोग अगर डिस्क्राइब करना चाहें तो सबसे पहले हम किडनी को डिस्क्राइब करते हैं। व्हाट आर किडनी? किडनीज आर बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। देख रहे हो आपको राजमा के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है। राजमा को भी इनफैक्ट किडनी बीन्स ही कहा जाता है। सो किडनीज आर बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैविंग रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है, इनका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, हैविंग रेडिश ब्राउन कलर एंड लोकेटेड नियर द स्पाइन, लोकेटेड नियर द स्पाइन। तो जो हमारा पीछे वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है उस वर्टिब्रल कॉलम के साइड पर जो है वो किडनी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूरेटर्स की, सो यूरेटर्स आर thin tube-like structures. What are ureters? They are nothing. They are just thin tube-like structures that connects. इनका काम क्या होता है? कनेक्ट करना किसको? Kidneys to the urinary bladder. Urinary bladder, ठीक है। किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। अगर हमको फंक्शन लिखना हो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ब्लड का फिल्ट्रेशन का काम होता है किडनी का, और फिल्ट्रेशन होने के बाद जो भी यूरिन प्रोड्यूस होता है किडनी के अंदर वो यूरिन पास ऑन होता है इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हमने कहा यूरेटर। यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर आता है। यूरिनरी ब्लैडर क्या है? इट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ ब्लैक लाइक स्ट्रक्चर। यूरिनरी ब्लैडर इज अ मस्क्यूलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर। उसका काम क्या होता है? दैट होल्ड्स द यूरिन या स्टोर्स द यूरिन टेम्पररली, ठीक है। इसके बाद यूरेथ्रा क्या होते हैं? सो यूरेथ्रा इज अ स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यूरेथ्रा इज अ स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट connects urinary bladder, that connects urinary bladder to out of the body, out of the body। तो यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर से फिर फ्लो करता है यूरेथ्रा के थ्रू एंड द यूरिन इज देन एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। सो ये जो है हमारा पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन अलॉन्ग विद द डायग्राम है ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में कि एक्सप्लेन द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो इतना जो है आप लिख सकते हो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस बनते हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है। अब ये नेफ्रॉन क्या होता है? न्यूरॉन और नेफ्रॉन ये दो वर्ड आपको मिलेंगे बायोलॉजी में। नेफ्रॉन जो है दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनीज, और न्यूरॉन जो होते हैं दे आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। लेकिन जैसे कि अभी हमने देखा था, मान लो आप लंग्स में, ठीक है, लंग्स में जो सबसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जहां पर एक्सचेंज हो रहा है वो था एल्वियोलाई। वैसे ही किडनी में जो सबसे छोटा और स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है जहां पर फिल्ट्रेशन हो रहा है एक्चुअली में वो होता है नेफ्रॉन, ठीक है। हम ऐसा कह देते हैं कि किडनी ऐसा ऑर्गन है जो पूरा ब्लड फिल्ट्रेशन कर रहा है, मगर किडनी के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें एक्चुअली ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो करीब करीब 10 लाख नेफ्रॉन जो है वो हमारे एक किडनी में प्रेजेंट होते हैं। यस, अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी। तो आप मान सकते हो करीब करीब 15, 20, 25 लाख जो है नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं इफ वी कंबाइन बोथ द किडनीज टुगेदर। अब हम देखते हैं कि उस नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और ये स्ट्रक्चर का डायग्राम टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है जो कि काफी कंफ्यूजिंग है, उसको मैं आसान से यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे हीरो हीरोइन है, पीछे हमने देखा
रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। तो सबसे पहले जो रीनल आर्टरी है उसका एक ब्रांच यहाँ पर आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये रीनल आर्टरी है, उसका एक ब्रांच अंदर आया, छोटा सा आर्टीरियोल है ये। आर्टरीज फिर आगे बहुत सारे आर्टीरियोल में डिवाइड हो जाती है। फिर यहाँ से कैपिलरीज बनते हैं काफ़ी सारे, इस प्रकार ये आर्टीरियोल जो है वो काफ़ी सारे छोटे छोटे कैपिलरीज में ब्रेक डाउन हो जाता है इसका, और फिर सारे कैपिलरीज जो है वो अगेन मिक्स होकर आर्टरी ही बनाते हैं। ये थोड़ा सा वियर्ड है यहाँ पर। नॉर्मली हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि आर्टरीज ब्रेक्स डाउन इनटू कैपिलरीज एंड कैपिलरीज जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल है, पोर्टल सर्कुलेशन आप बोल सकते हो इसको, कि आर्टरीज जो है वो पहले कैपिलरीज में टूटी और कैपिलरीज में टूटने के बाद वो दोबारा से आर्टरीज बन गए। ठीक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको टफ कैपिलरी कहा जाता है एंड दीज आर नोन एज ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है, जो कि एक टफ्ट ऑफ कैपिलरी है। कैपिलरीज तो है लेकिन बहुत सारे कैपिलरीज जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, जिसको टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बोला जाता है। अब क्या करता है, इन टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को लाइन करते हुए यहाँ पर एक कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ऐसे अगर मैं बना दूं यहाँ पर, तो एक कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है यहाँ पर, जिसे कहा जाता है बाउमेंस कैप्सूल। हम लिखेंगे अभी आगे। बाउमेंस कैप्सूल फिर आगे की तरफ रन करता है और उसका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सो जो नेफ्रॉन है हमारा, नेफ्रॉन इज एक्चुअली अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। फिर वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से नीचे की तरफ रन करेगा लाइक दिस, नीचे की तरफ रन करेगा। थोड़ा सा ये यहाँ पर श्रिंक हो जाएगा, इसकी लेंथ जो है थोड़ी सी पतली हो जाएगी। अगेन ये ऊपर की तरफ रन करेगा इस प्रकार, यहाँ से अगेन ये ऊपर की तरफ रन किया और यहाँ से ये ट्यूब जो है वो फाइनली एक लार्ज कलेक्टिंग ट्यूब में जो है वो जाकर ज्वाइन हो जाएगा, और जिसका नाम एक्चुअली में कलेक्टिंग डक्ट ही होता है। ठीक है, सो दिस इज द लार्ज ट्यूब जहाँ पे ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स जो है वो आगे जाके कलेक्टेड है, और ये कलेक्टिंग डक्ट जो है वो फिर आगे की तरफ मूव करता है। सो दिस थिंग इज नोन एज बाउमेंस कैप्सूल, BOWMAN, बाउमेंस कैप्सूल। बाउमेंस कैप्सूल जो है वो एक साइंटिस्ट के नाम पर दिया गया है। ये जो लूप नाम का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है उसको कहा जाता है हेनलेज लूप। अगेन ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है, हेनलेज लूप। इसको डिसेंडिंग लिंब ऑफ द हेनलेज लूप कहा जाता है और इसको असेंडिंग लिंब ऑफ द हेनलेज लूप कहा जाता है। ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है PCT, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये जो पार्ट है उसको कहा जाता है DCT, जो कि है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, और ये DCT जो है वो जाकर फिर लास्ट में मिल जाता है इनटू समथिंग विच इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये जो है हमारा वो कलेक्टिंग डक्ट है, जिसमें से बहुत सारे नेफ्रॉन्स जो है वो आकर ओपन हो रहे हैं, एंड दिस इज अवर लूप ऑफ हेनली। तो ये जो है मोटा मोटी हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो नेफ्रॉन का प्रेजेंट है। अब ये जो हमारा बाउमेंस कैप्सूल है, ये बाउमेंस कैप्सूल के भी ये वाला जो साइड है, यहाँ पर इसके सेल्स होते हैं छोटे छोटे, जिनको पोडोसाइट्स कहा जाता है, और ये सेल जो है इनके बीच में बहुत छोटा सा स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू हमारा ब्लड में से फिल्ट्रेशन होगा। अब देखिए होता क्या है, मान लो ब्लड जो है वो ब्लड यहाँ से फ्लो हो रहा है इनसाइड द आर्टीरियोल, यहाँ से ब्लड जो है वो फिल्टर आउट होने के लिए जाता है थ्रू अवर बाउमेंस कैप्सूल। ठीक है, बाउमेंस कैप्सूल के जो सेल है वहां से ये ब्लड जो है वो फिल्टर आउट होता है। क्योंकि ये ब्लड जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर में है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहाँ पर मैं 1 नंबर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं 2 नंबर लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं 3 नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, 3 प्रोसेस होते हैं हमारे किडनी में जो कि यूरिन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, बाद में हम धीरे धीरे करके उसको पूरा समझेंगे। तो यहाँ पर जो भी फिल्ट्रेट आया इस प्रकार से, फिल्ट्रेट को हम कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, पिंक ले लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ से जो भी फिल्ट्रेट आया, अब यहाँ पर वो फिल्ट्रेट जो है वो जमा हो रहा है धीरे धीरे करके। ये फिल्ट्रेट क्या है, ब्लड में से जो भी चीजें वेस्ट प्रोडक्ट थी जिसको फिल्टर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो वो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हुआ कि ब्लड बहुत ही हाई प्रेशर में आया और यहाँ से चीज़ें जो है वो फिल्टर आउट होना शुरू हो गई। अब वो सारी चीज़ें जो है वो अंदर बाउमेंस कैप्सूल के अंदर आ रही है, जिसको हमने फिल्ट्रेट कहा। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। फिर ये फिल्ट्रेट जो है वो धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करेगा PCT में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। यहाँ से वो जाएगा हेनलीज लूप के अंदर। हेनलीज लूप में ये पूरा लूप का स्ट्रक्चर जो है उसको ट्रैवल करेगा। ट्रैवल करने के बाद वो असेंडिंग लिम्ब में आएगा। असेंडिंग लिम्ब के बाद जो है वो DCT में जाएगा, और DCT में जाने के बाद जो है वो फाइनली कलेक्टिंग डक्ट में आके कलेक्ट हो जाएगा, और बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट में अलग अलग जगह से नेफ्रॉन से आएंगे, और सारा का सारा यूरिन जो है वो फिर आगे की तरफ फ्लो होगा। तो इस तरीके से जो है वो फिल्ट्रेट का जो है मूवमेंट होता है, और इस तरीके से जो है यूरिन फॉर्मेशन चलता रहता है हमारे नेफ्रॉन के अंदर। अब एक यहाँ पर चीज जो है उसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो फिल्ट्रेट यहाँ पे बन रहा है वो काफी ज्यादा बनता है एक्चुअली में। फिल्ट्रेट क्या है कि ब्लड में से जो भी चीजें जिनको यूज नहीं था
बॉडी को, वो सब चीजों को उसने फिल्टर आउट कर दिया और जो ब्लड के कंपोनेंट्स थे वो दोबारा से यहीं पर आएंगे, ठीक है। इसके अंदर ब्लड नहीं जा रहा, नॉर्मल कंडीशन में ब्लड जो है वो इसके अंदर नहीं जा रहा, ब्लड में जो भी वेस्ट मटेरियल्स थे वो सारे चीजें यहाँ पर मूव आउट हुई और उस पिंक वाले स्ट्रक्चर को हमने जो है वो फिल्ट्रेट का नाम दिया यहाँ पर। अब ये फिल्ट्रेट जो है वो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में बनता है, अगर मेरे को देना हो रफ एस्टिमेट तो ये फिल्ट्रेट ऑलमोस्ट 180 लीटर बनता है एक दिन में। यस, 180 लीटर्स पर डे। लेकिन क्या 180 लीटर्स यूरिन हम एक्सक्रीट करते हैं? ऑब्वियसली नहीं करते ना, उतना तो हम पानी भी नहीं पीते भाई साहब। 180 लीटर मतलब बहुत, 180 लीटर उतना फिल्ट्रेट यहाँ पर बनता है। तो क्या होती है, धीरे धीरे जैसे जैसे वो मूव कर रहा है आगे की तरफ, स्टेप नंबर 2 भी तो है, स्टेप नंबर 3 भी तो है, तो जो 3 स्टेप होते हैं उसमें से एक स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन, कि बहुत सारी चीजें जो है वो वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाती है बॉडी के अंदर, और वो जो 180 लीटर है वो फाइनली जाके 1.8 या 2 लीटर के आसपास बचता है, जो कि फाइनल यूरिन आउटपुट है हमारे बॉडी का। तो 180 लीटर जो है वो फिल्ट्रेट बनता है, लेकिन जो एक्सक्रीशन है वो सिर्फ 1.8 लीटर का ही होता है, ये हमको याद रखना है। सो ये जो है हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ से जो ये वेसल बाहर आ रहा है, ब्लड वेसल, वो कहीं तो जाएगा, यहाँ से वो वेसल जो है वो दोबारा यहाँ पे जाता है और ये पूरे के पूरे चीज़ों को वो लाइन करता है। ये जो पूरा लूप ऑफ हेनली है, इस लूप ऑफ हेनली की तरफ ये जाकर इसको लाइन करेगा, यहाँ से वो अगेन ब्रेक डाउन होगा उसको बहुत सारी कैपिलरीज में, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स काफ़ी सारे कैपिलरीज में करते हैं। एक्चुअली ये जो ब्रेकडाउन हो रहा है यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये काउंटर करंट मैकेनिज्म फॉर्म करता है, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, और इसके थ्रू ही जो है यूरिन फॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस एक्चुअली में फॉलो हो पा रहा है। यहाँ से फिर वो ज्वाइन होते हैं इनटू अगेन वेन्यूल्स, यहाँ से फिर वो वेन्स बनते हैं बहुत सारे। अगर आप ये डायग्राम बनाओगे ना बोर्ड एग्जाम में तो भी आपको जो है वो मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। थोड़ा सा टेक्स्ट बुक में कुछ अलग तरीके से ही दिया हुआ है, लेकिन उसको समझना थोड़ा सा ज़्यादा कठिन हो जाता है, इसको समझना बहुत ज़्यादा आसान है। तो आप समझे क्या हुआ, यहाँ से पहले एक आर्टरी आया, आर्टरी टूटी बहुत सारी कैपिलरीज में, जिसको हमने ग्लोमेरुलस कहा। ग्लोमेरुलस अगेन कंबाइन होकर उसने एक आर्टरी बनाया, और ये आर्टरी जो है उसने पूरा लूप बनाया किसके आसपास, हेनलीज लूप के अराउंड, और वहां से जो है वो फिर से जॉइंट हो गया टू फॉर्म अ वेन्यूल। और ये जो फिर है रीनल वेन हमारा, ये बाहर जाएगा। ये हमारी रीनल आर्टरी आ रही थी और ये जो है फिर बाहर जाएगी फॉर्मिंग अ रीनल वेन, ठीक है। और ये जो चीज़ है उसको काउंटर करंट मैकेनिज्म हम कहते हैं। उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखो तो हेनलीज लूप के अंदर जो फिल्ट्रेट है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और इसमें अगर हम ब्लड का मूवमेंट देखेंगे तो ब्लड नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो ये काउंटर करंट हो रहे हैं, एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं, और इससे थोड़ा सा ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने में बहुत मदद होती है। तो ये था हमारा पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या क्या चीजें हमको याद रखनी है, टफ्ट ऑफ कैपिलरी जिसको ग्लोमेरुलस कहा, फिर बॉमेंस कैप्सूल, पीसीटी होता है, फिर लूप ऑफ हेनली होता है जिसका एक डिसेंडिंग लिप होता है, एक असेंडिंग लिम्ब होता है, फिर डीसीटी होता है, और लास्ट में जो है वो कंबाइन हो जाता है इनटू अ कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो ये 3 चीजें हमको याद रहनी चाहिए। अब हम फटाफट लिख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज, ठीक है। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। कितने नेफ्रॉन होते हैं हमारी किडनी में? सो अराउंड 1 मिलियन नेफ्रॉन, यानी कि 10 लाख नेफ्रॉन जो है, दे आर प्रेजेंट इन ईच किडनी। नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच किडनी, ठीक है। अब प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन अगर लिखा जाए बहुत ही शॉर्ट में तो 3 तरीके के उसमें स्टेप होते हैं। प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन अगर देखा जाए तो उसमें 3 स्टेप प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है उसे कहा जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो कि हमारा ये वाला स्टेप है, नंबर 1 वाला स्टेप। सेकेंड जो स्टेप है उसको कहा जाता है रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि 180 लीटर्स ऑफ फिल्ट्रेट बन रहा है लेकिन 180 लीटर एक्सक्रीट नहीं होता, तो बहुत सारी चीजें जो है 99% चीजें जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, रीएब्जॉर्ब हो जाती है। और तीसरा जो स्टेप होता है उसको कहा जाता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, ठीक है। ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है वो डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल में होता है, इस साइड होता है वो। उसमें कुछ चीजें जो है वो ट्यूब से सिक्रीट होती है इनसाइड द फिल्ट्रेट, ताकि ऑस्मोटिक बैलेंस जो है वो मेंटेन रहे। तो ये जो है हमारा पूरा स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन यहाँ पर खत्म होता है, और इस तरीके से आपको उसको समझा देना है कि नेफ्रॉन एक्चुअली में क्या है। दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, और कितने नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हीमोडायलिसिस के बारे में। क्या होता है हीमोडायलिसिस? हीमोडायलिसिस कुछ नहीं है, अगर हमारा नेचुरल किडनी जो है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। हमने देखा कि किडनी का काम होता है सारे वेस्ट मटेरियल्स को हमारे बॉडी से फिल्टर आउट करके उसको यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से एक्सक्रीट कर देना। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है कि किडनी में कुछ इन्फेक्शन हो गया, किडनी में कोई इन्फ्लामेशन हो गया, या कोई कैंसर प्रेजेंट है किडनी के अंदर, कोई ट्यूमर प्रेजेंट है, या कोई किडनी में ऐसा कुछ फेलियर हो गया जिसकी वजह से किडनी ने अपना काम करना बंद कर दिया। तो उस सारे कंडीशन में जो है वो किडनी फेलियर उसको कहा जाता है। एक्यूट क्रोनिक फेलियर भी एक्यूट रीनल फेलियर भी हो सकता है, क्रोनिक रीनल फेलियर भी हो सकता है। उस कंडीशन में क्या होगा, अगर किडनी फेल हो गया है तो फिर वो टॉक्सिक मटेरियल जो है हमारे बॉडी में धीरे धीरे कर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और फिर हमारे बॉडी के लिए वो हानिकारक होगा। तो उसको बाहर निकालने के लिए पेशेंट को एक दूसरे प्रोसेस के थ्रू कैरी आउट किया जाता है जिसको कहा जाता है हीमोडायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस नाम का एक मशीन प्रेजेंट होता है, इतना ऊंचा मशीन होता है, अच्छा सा रखा होता है वो, और उस मशीन में जो है ऐसे फ्लूइड भरे जाते हैं जिनका कॉन्सेंट्रेशन जो ऑस्मोटिक होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है हमारे फ्लूइड से, बॉडी के फ्लूइड से, बस उसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं होते। तो हमारे बॉडी में नाइट्रोजिनस वेस्ट ज़्यादा होंगे और उनमें नाइट्रोजिनस वेस्ट कम है, तो इस डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन की वजह से डिफ्यूजन होगा और हमारे ब्लड में या हमारे फ्लूइड में जो भी वेस्ट मटेरियल है वो फिर उस मशीन के अंदर चले जाएंगे और जो प्योर ब्लड है वो दोबारा से हमारे बॉडी के अंदर आ जाएगा। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में। In case of kidney failure, an artificial kidney can be used. An artificial kidney is a device that is used to remove the nitrogenous waste products from the body through dialysis. तो ये जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कहा जाता है डायलिसिस का प्रोसेस। ठीक है, The patient's blood is passed through the machine and during the passage, the waste products from the blood passes into a dialyzing fluid by diffusion. ठीक है, so dialyzing fluid में जो है ये पूरा प्रोसेस जाता है और कौन सा प्रोसेस बोलते हैं हम उसको डिफ्यूजन कहते हैं। The purified blood is pumped back into the patient. This is similar to the function of the kidney, but it is different since there is no reabsorption involved. जैसे अभी हमने देखा कि दूसरा प्रोसेस होता है उसको रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं होता। आप देख सकते हो यहाँ पर वेन से ब्लड लिया गया है, वो ब्लड को बाहर निकाला, उसको एक मशीन में डाला गया जिस मशीन के अंदर अलग अलग फ्लूइड है, डायलिसिंग फ्लूइड है, और वो जो है उसमें पूरा डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। सारा जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा और जो फ्रेश ब्लड है उसको दोबारा से पेशेंट के बॉडी के अंदर दे दिया जाता है। ठीक है, सो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज हीमोडायलिसिस और ये काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अगर हम देखें नेक्स्ट टॉपिक तो वो है एक्सक्रीजन इन प्लांट्स के बारे में। इसमें ज़्यादा कुछ लिखने के लिए कुछ नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि प्लांट्स जो है वो भी बहुत सारी चीज़ें एक्सक्रीट करती है, मगर हमने जैसे देखा कि प्लांट्स में जितने भी प्रोसेस होंगे वो काफ़ी सिंपलर होंगे एज कम्पेयर टू एनिमल्स। तो यहाँ पे भी सेम ही कंडीशन है। अगर हम वाटर की बात करें कि प्लांट्स को वाटर कैसे एक्सक्रीट करना है, तो वो एक्सक्रीट करेगा वाटर को इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन आपको याद होगा, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें O2 की, तो वो उसको स्टोमेटा के थ्रू रिलीज कर देता है। ठीक है, एटमोस्फेयर में रिलीज कर देता है वो। ठीक है, अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मत लिखना आप, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनिमल्स का वेस्ट प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स का वेस्ट प्रोडक्ट है। फिर बहुत से ऐसे चीजें होती है जो प्लांट्स एक्सक्रीट कर देता है इन देयर वैक्यूल्स। ठीक है, जो सेल होता है ना उनका सेल वैक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं, वो सेल वैक्यूल के अंदर ही वो बहुत सारे मटेरियल्स को एक्सक्रीट कर देता है। कुछ मटेरियल्स को जो है वो एक्सक्रीट कर देता है इनटू द सॉइल डायरेक्टली, उसके आसपास के जो सॉइल होते हैं, मिट्टी होते हैं, उसमें वो डायरेक्टली एक्सक्रीट कर देता है। प्लस आपने देखा होगा कि कुछ अलग से मटेरियल प्रेजेंट होते हैं जिसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहा जाता है, जो कि प्लांट्स में बनते हैं। रबर आपने सुना होगा, गम्स आपने सुना होगा, तो ये सारी चीजें उनके बॉडी के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है जो उन प्लांट को तो एक्चुअली कुछ काम का नहीं है, तो वो भी उनको सेक्रेट कर देते हैं आउटसाइड ऑफ द प्लांट बॉडी। तो एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट्स में बस इतना ही है, बहुत छोटा सा एक टॉपिक दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आप उसको रीड कर सकते हो, यही वो कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। बहुत ही बड़ा चैप्टर था भाई साहब, चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर के रिलेटेड या इस टॉपिक के रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में वो डाउट बता दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये पूरा सीरीज अच्छा लगा हो, प्लेलिस्ट अच्छा लगा हो, तो लाइक करिए इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। ठीक है भाई, बहुत मेहनत लगती है ये सब चीज़ें बनाने में, तो थोड़ा सा अप्रिशिएट करिए। आपका जो सपोर्ट है उसी से हमको मोटिवेशन मिलता है आगे और ऐसे ही वीडियोज़ बनाने के लिए। और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, इस प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में पूरे 6 के 6 लेक्चर का लिंक दिया हुआ है, उसका एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट आवर चैनल, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आगे जो भी हमारा चैप्टर होगा उसके ऊपर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और बार बार आप रिवाइज करते रहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें डेटा बहुत ज़्यादा है, तो वो आपको याद करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ही आसान है ये। एक बार अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गए तो फिर आपको सारी चीज़ें याद रहेगी फॉर लाइफ टाइम। ठीक है, सो पढ़ते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं हम सीधे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।